और जो कैनाबिस या भांग होता है उसका जो कैनाबॉइड एक केमिकल है वो हमारा स्टोमक बनाता है, मदर के दूध में भी वो मिलता है। तो जो चीज़ नेचर के सबसे करीब है, जो माँ के दूध में मिलती है, जो हमारा पेट बनाता है और दुनिया का सबसे पुराना पौधा है और जो दुनिया का सबसे अच्छा पौधा है, उसको आप बैन कैसे कर सकते हैं? तो ये तो एक ऐसा चीज़ हो गया कि हमने अमेरिका के पिछलग्गू बनने का कसम खा लिया है। तो उन्होंने हमें तो बैन करवा दिया, लेकिन अपने लगभग सभी स्टेट्स में उन्होंने ओपन करवा लिया उसको, क्योंकि अमेरिका का जो क्राइम रेट था उसने जब से इसको लीगल किया है तो क्राइम रेट गिरना चालू हो गया है। उसमें एक खराबी है और बाकी हज़ारों खूबियाँ हैं। तो क्या करते हैं कि एक खराबी को हाईलाइट करके और उसके बाद में उसको बैन करवा दिया गया। जैसे अमेरिका ने 1980s के आसपास में 1965 में चालू किया था बैन करवाने का। ये 1980s में आते आते हमारा NDPS एक्ट बना और उसमें ये बैन कर दिया गया। उसको किस लिए बैन करवाया गया? क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी कंपनियां साइको एक्टिव ड्रग पे काम कर रही थी, जो दिमाग को जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसको ठीक करने के लिए। तो उन्होंने वो दवाइयाँ अपनी बेचनी थी। जैसे नीदरलैंड का एक रिसर्च है। नीदरलैंड में जैसे पंजाब में नशे बढ़े, इसी तरीके से सिंथेटिक नशों का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वहाँ पे जो अच्छे सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च किया तो पता लगा अगर हम जो प्लांट बेस्ड नशे हैं उनको लीगल कर दें तो उसके बाद में जो नशे की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने हेम्प को लीगल किया, उसके बाद में उन्होंने जो अफ़ीम है उसको लीगल किया और कंक्लूज़न ये निकला कि धीरे धीरे वहाँ पे लोगों की मरने की संख्या कम हो गई, धीरे धीरे लोगों ने नशा करना बंद कर दिया। तो फिर इसके लॉजिक क्या है इसको बैन करने के पीछे? इसका लॉजिक यही है कि जो ब्रिटिश हेम्प कमीशन है उसको पसंद नहीं आया। उसके बाद में वर्ल्ड मार्केट में ये 1965 में और 1980s में बैन किया गया, क्योंकि कंपनियों को बाकी नशा बेचने के लिए दिक्कत हो रही थी। दारू पी के हर साल लाखों लोग मरते हैं, सिगरेट पी के हर साल लाखों लोग मरते हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो लीगल है। भांग पी के आज तक दुनिया में एक बंदा नहीं मरा है, एक इंसान भी नहीं मरा है, लेकिन वो इलीगल है। उसके पीछे लॉजिक एक ही है कि उनको पैसा कमाने का इतना आसान और जो तरीका जो दारू और बाकी सब चीज़ों में मिल रहा है वो भांग में नहीं मिल पाएगा। आज के दिन आप जो भी खरीदेंगे, जैसे दारू ओपनली बिक रहा है, सिगरेट ओपनली बिक रहा है, वो आपको कंपनियों से ही खरीदना पड़ेगा, आप घर पे नहीं बना सकते हैं। लेकिन भांग के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप उड़ीसा वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2-2 रुपए की पुड़िया और ये छोटी छोटी बूटियाँ मिल जाएंगी। तो बैन इसलिए किया गया है ताकि बाकी नसों का मार्केट अच्छे से चलाया जा सके। इंडिया के पास 7,000 साल पुराना नॉलेज है भांग के ऊपर। चाइना के पास में 12,000 साल पुराना नॉलेज है। तो इंडिया क्यों नहीं वर्ल्ड लीडर बन सकता है हेम्प में? हेम्प आप केवल नशे से मत इसको जोड़िए। नशा इसके अगर 200 पार्ट हैं तो नशा मात्र एक पार्ट है। ओके, इसके अंदर 400 के करीब केमिकल हैं, 200 केमिकल को हम ढंग से जानते हैं, जिसमें 1 या 2 केमिकल ऐसे हैं जिनसे नशा होता है। बाकी सारे केमिकल से टीबी का इलाज हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस जो बहुत ही खतरनाक आपको मौत दे सकता है, उसका इलाज आसानी से भांग में हो सकता है। और ये आज की नॉलेज नहीं है, ये हमारे जो ग्रंथ हैं पुराने चरक संहिता से लेके और बाकी जो हेल्थ के ऊपर हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं। लकड़ी के मटेरियल जितने चाहिए उतने बना सकते हैं। फोर्ड की पहली कार भी भांग से बनी हुई थी, उसके डैशबोर्ड से लेके बॉडी से लेके तमाम सारी चीज़ें। अभी सबसे महंगी गाड़ियों में से एक पोर्श गाड़ी आती है, उसके जो डैशबोर्ड है वो सारी चीज़ें भांग से बना होता है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲਾਹੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਭੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਿਓ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਈਓ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨੋਦ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਭੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ। सिर्फ नशे वास्ते देखना इनू जायज़ है? नहीं, देखिए भांग को आप जिस तरीके से हम लोग समझते हैं वो बहुत ही गलत तरीका है। और भांग के ऊपर मुझे लग रहा है कि दुनिया में हज़ारों लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने अपने यहाँ पे भांग के ऊपर पूरे के पूरे कोर्स ऑफ़र किए हुए हैं, जो पूरी दुनिया से स्टूडेंट जाके वहाँ पर सीखते हैं। इजराइल में भी कोर्स ऑफर कर रहे हैं, अमेरिका की 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कोर्स अच्छी चीज़ है, वो ये कहना है उनका। हाँ, देखिए चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसका इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। जैसे आपके घर पे चाकू है तो आप उसका गला काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या सब्जियां काट के बच्चों को खिला सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप इस्तेमाल क्या करना चाह रहे हैं। और जो बैन की मेंटेलिटी है वो सबसे ख़तरनाक मेंटेलिटी है। उस मेंटेलिटी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप बिना सोचे समझे या अधूरी नॉलेज के बेसिस पे आप चीज़ों को बैन कर देते हैं। और वो बैन क्यों हुआ, कब हुआ, उसके क्या कॉन्टेक्स्ट थे, बाकी तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बॉदर नहीं करते हैं। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब जैसे भांग को बैन किया गया, ये एक इंडिया हेम्प कमीशन बना था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसके वजह से बैन हुआ। ये 1890s के आसपास की बात है जब इसको बैन करने का बात हुआ। उसके बाद में 1965 में बहुत बार लोगों ने ट्राई किया बैन करने का, और 1980s में आते आते ये बैन हो गया पूरी तरह से। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार में भांग को ज़बरदस्ती किसानों से उगवाया, क्योंकि उसको बड़े बड़े रस्से चाहिए थे और उसको खाना चाहिए था, उसको न्यूट्रिशन चाहिए था। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जो न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, जिससे बॉडी आपकी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और वेल बिल्ट होती है। तो वो सारी चीज़ें उसको चाहिए थी। उसके लिए उन्होंने किसानों से ज़बरदस्ती भांग को उगवाया, और वो उगवाने के लिए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए, उसको लीगल भी किया और भी तमाम सारी चीज़ें उसमें किया। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੰਗੀ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾयद इस रस्ते ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ करना चाहते। देखिए अमेरिका में जो ब्लैक पॉपुलेशन है इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, और एक तरीके से भांग को सिनोनिमस बना दिया गया था कि ये जो गरीब और काले लोग हैं वही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बैन भी एक बार किया था, ताकि जो ऑपरेशन ऐसे चलाए थे कि जो गरीब लोग हैं या ब्लैक्स हैं उनकी पॉपुलेशन को वहाँ से हटाया जाए, या उनको अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन के जो दौर थे वो उसमें उनको इस्तेमाल किया। लेकिन 1965 में आते आते सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में अमेरिका को समझ में आ गया कि भांग से वो कपड़ा बना सकते हैं, जूते बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, लकड़ी के मटेरियल जितने चाहिए उतने बना सकते हैं। फोर्ड की पहली कार भी भांग से बनी हुई थी, उसके डैशबोर्ड से लेके बॉडी से लेके तमाम सारी चीज़ें। अभी सबसे महंगी गाड़ियों में से एक पोर्श गाड़ी आती है, उसके जो डैशबोर्ड है वो सारी चीज़ें भांग से बना होता है। इसके अलावा कपड़े इससे बनते हैं, दवाइयाँ इससे बनती हैं, खाना इससे बनता है, प्लास्टिक जो बेस्ट क्वालिटी होता है वो इससे बनता है, और ऐसे कपड़े जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होते हैं वो इससे बनते हैं, जो कनाडा की एक कंपनी ने पेटेंट भी करवा लिए हैं। तो ये सारी बातें अमेरिका को पता थी। लेकिन बैन करने के पीछे एक लॉजिक यही है क्योंकि इसको मार्केट करना मुश्किल है, क्योंकि अगर ये लीगल कर दिया जाए तो आप अपने घर पे एक पौधा उगा लेंगे, पड़ोसी अपने घर पे उगा लेगा, तो आपको कंपनियों से कोई लेना देना नहीं होगा। आज के दिन आप जो भी खरीदेंगे, जैसे दारू ओपनली बिक रहा है, सिगरेट ओपनली बिक रहा है, वो आपको कंपनियों से ही खरीदना पड़ेगा, आप घर पे नहीं बना सकते हैं। लेकिन भांग के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप उड़ीसा वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2-2 रुपए की पुड़िया और ये छोटी छोटी बूटियाँ मिल जाएंगी। तो बैन इसलिए किया गया है ताकि बाकी नसों का मार्केट अच्छे से चलाया जा सके। इसके पीछे और मुझे कोई लॉजिक नज़र नहीं आता है। नहीं, एक चीज़ होर कही जाती है कि ये गल ठीक है तुहाडी कि ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈ ਬਣ ਗਈ, ਲੋ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ।
हाँ, तो इसको जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि उन लोगों को समझा दो ना कि डिग्री का मीटर ये है, आप इस्तेमाल करो, घर पे निकालो और डिग्री नाप लो इस मीटर से, है ना। लेकिन उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। दारू पी के हर साल लाखों लोग मरते हैं, सिगरेट पी के हर साल लाखों लोग मरते हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो लीगल है। भांग पी के आज तक दुनिया में एक बंदा नहीं मरा है, एक इंसान भी नहीं मरा है, लेकिन वो इलीगल है। उसके पीछे लॉजिक एक ही है कि उनको पैसा कमाने का इतना आसान और जो तरीका जो दारू और बाकी सब चीज़ों में मिल रहा है वो भांग में नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसको बैन करके हम बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। जैसे कनाडा ने लीगल कर लिया, अमेरिका की सैकड़ों मेरे ख्याल से 18 स्टेट में लीगल हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में लीगल हो गया है, बाकी दुनिया के मेरे ख्याल से 65 से ज़्यादा देशों में लीगल हो गया है। और पोलैंड ने तो इसके ऊपर पूरे रिसर्च सेंटर खोल लिए हैं जो इंटरनेशनल हेम्प समिट करवाता है। पोलैंड की जो वारसा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रहा है। इसके अलावा जो चाइना है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हेम्प का बन चुका है। तो इंडिया के पास 7,000 साल पुराना नॉलेज है भांग के ऊपर। चाइना के पास में 12,000 साल पुराना नॉलेज है। तो इंडिया क्यों नहीं वर्ल्ड लीडर बन सकता है हेम्प में। हेम्प आप केवल नशे से मत इसको जोड़िए। नशा इसके अगर 200 पार्ट हैं तो नशा मात्र एक पार्ट है। ओके, इसके अंदर 400 के करीब केमिकल हैं, 200 केमिकल को हम ढंग से जानते हैं, जिसमें 1 या 2 केमिकल ऐसे हैं जिनसे नशा होता है। बाकी सारे केमिकल से टीबी का इलाज हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस जो बहुत ही खतरनाक आपको मौत दे सकता है, उसका इलाज आसानी से भांग में हो सकता है। और ये आज की नॉलेज नहीं है, ये हमारे जो ग्रंथ हैं पुराने चरक संहिता से लेके और बाकी जो हेल्थ के ऊपर हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं उन सब में इसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसका नॉलेज अच्छे से रिसर्च करके लिखा गया है। हम शिव की बूटी ऐसे ही नहीं बोलते हैं इसको। अगर भगवान को ये चढ़ाया जा सकता है तो फिर इंसान को क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता है। भगवान को हम कोई भी ख़राब चीज़ नहीं चढ़ाते हैं। तो फिर इसके लॉजिक क्या है इसको बैन करने के पीछे। इसका लॉजिक यही है कि जो ब्रिटिश हेम्प कमीशन है उसको पसंद नहीं आया। उसके बाद में वर्ल्ड मार्केट में ये 1965 में और 1980s में बैन किया गया क्योंकि कंपनियों को बाकी नशा बेचने के लिए दिक्कत हो रही थी। जैसे नीदरलैंड का एक रिसर्च है, नीदरलैंड में जैसे पंजाब में नशे बढ़े इसी तरीके से सिंथेटिक नशों का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वहाँ पे जो अच्छे सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च किया तो पता लगा अगर हम जो प्लांट बेस्ड नशे हैं उनको लीगल कर दें तो उसके बाद में जो नशे की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने हेम्प को लीगल किया, उसके बाद में उन्होंने जो अफीम है उसको लीगल किया और कंक्लूजन ये निकला कि धीरे धीरे वहाँ पे लोगों की मरने की संख्या कम हो गई, धीरे धीरे लोगों ने नशा करना बंद कर दिया और अभी नीदरलैंड एक वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री है। वहाँ पे बिल्कुल हेल्दी लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पंजाब में भी शायद धर्मवीर गांधी इसकी वकालत करते हैं। तो वो उनका लगातार वो अफीम ਨੂੰ भी कहते ने, वो पुक्की ਨੂੰ भी कहते ने। करना ही चाहिए। अगर लीगल नहीं करेंगे तो लोग जिसको नशा करना है वो सिंथेटिक ड्रग ढूंढेगा। उसको किसी पता नहीं कौन कौन से वो केमिकल ढूंढते हैं, कोई छिपकली को मार के खाता है, कोई आइडक्स खाता है, कोई बहुत ही अननेचुरल नशे खाते हैं। जैसे पंजाब का ये कल्चर था सुक्खा, आप निहंग सिखों के बारे में अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो उनका पूरा का पूरा एक ट्रेडिशन है। जब वो साइकोलॉजिकल पेन को रिलीव करना होता है वार के पहले और वार के बाद में, तब वो एक नॉर्मल तरीके से इसको खाते हैं। और आज तक मुझे नहीं नोटिस में है कि एक भी निहंग सिख मरा हो ये खा के। जबकि दारू पीने वाले केस तो मैं अपने पड़ोस में ही दिखा सकता हूँ, एक नहीं हज़ारों केस दिखा सकता हूँ जो दारू पी के लोग मरते हैं। तो इसको बैन करने का जो लॉजिक है वो एक ही है कि कंपनियों को मुनाफा डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, लेकिन उससे हज़ारों और किस्म की कंपनियां खुल जाएंगी। जैसे कपड़ा बनाने की कंपनी, जो दवाइयाँ बनाने की कंपनी, या फिर सबसे अच्छा प्लास्टिक इसका बन सकता है जो बायोडिग्रेडेबल होगा। इसके अलावा इसके घर बन सकते हैं। हेम्पक्रीट पोलैंड ने बहुत अच्छी बनाई है, उससे घर ऐसा बनता है कि आग नहीं लगेगी उस घर को कभी भी, चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए या कुछ भी हो जाए। 700 डिग्री का टेम्परेचर, 700 डिग्री कम नहीं होता है, एक भट्टी का टेम्परेचर होता है 700 डिग्री, उतने टेम्परेचर तक भी ये आग नहीं पकड़ता है। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ,
ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। देखो, इस पे खर्चा कुछ है ही नहीं, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जैसे हम डीजल पेट्रोल निकालते हैं तो इसका बायोडीजल 4 महीने की फसल है, 4 महीने में आप इसका सैकड़ों टन बायोडीजल बना सकते हैं। हम कितना सारा अरबों रुपया वेस्ट कर रहे हैं। बायोडीजल की मशीनें ऑलरेडी हैं, जो टेफ्रा प्लांट जो हमारे यहाँ पे उगा के सरकार ने प्रमोट किया था एक टाइम पे, उसके बायोडीजल बनाने की सारी टूल टेक्निक्स हमारे पास में है। इंडिया में आज भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो हेम्प के कपड़े बना रही हैं, लेकिन वो इंडिया में बहुत डर डर के बनाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे इलीगल है। उत्तराखंड ने लीगल किया है, वहाँ पे कुछ कंपनियाँ आ रही हैं और वहाँ से बना रही हैं। नेपाल जैसा एक छोटा सा कंट्री, आपको जान के हैरानी होगा कि उनका कई सैकड़ों करोड़ का कारोबार है हेम्प के कपड़ों का, हेम्प के बैग्स का और जो हेम्प के फाइबर है उसका। तो अगर एक छोटा सा कंट्री नेपाल जो लैंडलॉक कंट्री है वो इतना अच्छा इस पे कारोबार कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारी जो टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बिजनेस है इंडिया का। तो हम इसका अगर कारोबार करना चालू करें, भांग के कपड़े बना के बेचें तो दुनिया के वर्ल्ड लीडर हम बन सकते हैं। तो वर्ल्ड लीडर बनने के लिए आपको थोड़ा सा विल पावर चाहिए, थोड़ा सा बड़ा दिमाग आपको चाहिए सोचने के लिए। और ये जो 1980s की जो बातें थी उसको हमें बुलाना पड़ेगा। वो एक टाइम था जब उसको बैन किया गया किसी भी कारणों से, लेकिन आज जिन देशों ने बैन किया था उनके यहाँ पे लीगल है, तो हमारे यहाँ इलीगल क्यों है। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬੈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਰੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਰੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। देखो, इसमें क्या है कि कुछ जैसे कोई चीज़ है उसमें एक खराबी है और बाकी हज़ारों खूबियाँ हैं, तो क्या करते हैं कि एक खराबी को हाईलाइट करके और उसके बाद में उसको बैन करवा दिया गया। जैसे अमेरिका ने 1980s के आसपास में 1965 में चालू किया था बैन करवाने का। ये 1980s में आते आते हमारा NDPS एक्ट बना और उसमें ये बैन कर दिया गया। उसको किस लिए बैन करवाया गया, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी कंपनियां साइको एक्टिव ड्रग पे काम कर रही थी जो दिमाग को जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसको ठीक करने के लिए। तो उन्होंने वो दवाइयाँ अपनी बेचनी थी, तो वो बेचने के लिए उनको ऐसी चीज़ें बैन करवाना ज़रूरी था जिनको लोग आसानी से या फ्री में ले सकते हैं। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है इसके लिए, तो उन्होंने इसको बैन करवाया। उसके बाद में आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में साइको एक्टिव जो प्रॉब्लम है वो बढ़ ही रही हैं, घट नहीं रही हैं। क्योंकि जो सिंथेटिक ड्रग हैं उनको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, और जो कैनाबिस या भांग होता है उसका जो कैनाबॉइड एक केमिकल है वो हमारा स्टोमक बनाता है, मदर के दूध में भी वो मिलता है। तो जो चीज़ नेचर के सबसे करीब है, जो माँ के दूध में मिलती है, जो हमारा पेट बनाता है और दुनिया का सबसे पुराना पौधा है और जो दुनिया का सबसे अच्छा पौधा है, उसको आप बैन कैसे कर सकते हैं। तो ये तो एक ऐसा चीज़ हो गया कि हमने अमेरिका के पिछलग्गू बनने का कसम खा लिया है। तो उन्होंने हमें तो बैन करवा दिया, लेकिन अपने लगभग सभी स्टेट्स में उन्होंने ओपन करवा लिया उसको, क्योंकि अमेरिका का जो क्राइम रेट था उसने जब से इसको लीगल किया है तो क्राइम रेट गिरना चालू हो गया है। जो ड्रग से होने वाली मौतें थी वो कम हो गई हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो कम हो गए हैं। तो उन्होंने एक स्टेट ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में अलग अलग स्टेट्स जो अमेरिका की, क्योंकि उनकी स्टेट आपस में इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक स्टेट में लीगल किया, उसके बाद में उसके जो एनालिसिस हैं वो किए कि इसके इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, एग्रीकल्चर और बाकी तमाम सारी चीज़ों पे क्या क्या इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं। उनको स्टडी करने के बाद में उन्होंने ये रिपोर्ट रखी और फिर बहुत सारी स्टेट ने इसको लीगल कर लिया। अभी मुझे लग रहा है कि पोलैंड, कनाडा और चाइना, ये 3 ऐसे कंट्री हैं जो दुनिया में सबसे अच्छा रिसर्च भांग के ऊपर कर रहे हैं। कनाडा का अरबों डॉलर का कारोबार हो चुका है, उनका केवल साइको एक्टिव जो ड्रग्स हैं उसके ऊपर वो काम करते हैं। जो भांग की सबसे अच्छी मेडिसिन है उनको निकालने के लिए कनाडा ने बहुत गजब गजब की मशीनें बना रखी हैं,
और उनकी ट्रेनिंग वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी देते हैं। और चाइना उसके बाद में क्योंकि वो हर चीज़ में आगे रहना चाहता है, तो चाइना के पास ऐसी वैरायटीज़ हैं। मैंने अपने एक दोस्त को चाइना के खेतों में भेजा, वहाँ पे रिसर्च करने के लिए उनको बोला, लेकिन उन्होंने फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं किया, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ सीक्रेटिव सोसाइटी है। तो मैंने उनको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि वो चाइना गए हुए थे तो उनको रिसर्च करने के लिए दिए हुए थे। तो जब वो किसानों से मिले, क्योंकि वो अंग्रेज़ी नहीं समझते हैं, तो अलग अलग तरीके उन्होंने यूज़ किए, तो पता लगा कि उनके पास 30-30 फीट लंबे तक भी हेम्प की वैरायटी है, जिसके कॉटन के मुकाबले में 200-300 गुना ज़्यादा अच्छा फाइबर बन सकता है। और जिससे जो लकड़ी निकलेगी उसको हम जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फायरवुड बना सकते हैं, उसकी पैलेट्स बना सकते हैं, उसके हेम्पक्रीट बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, गाड़ियाँ बना सकते हैं। मतलब लकड़ी का जहाँ पे भी यूज है वहाँ रिप्लेस करके हेम्प की लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जो लाखों टन लकड़ियाँ हर रोज़ काट रहे हैं उसको बचा सकते हैं, इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ? देखिए, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है कॉरपोरेट का, और कॉरपोरेट में भी 2-3 टाइप के कॉरपोरेट हैं। एक तो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको 5,000 से लेके 10,000 गुना तक भी प्रॉफिट होता है मेडिसिन में। तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई सस्ती मजबूत टिकाऊ मेडिसिन दूसरी जो प्राकृतिक है वो मार्केट में आ जाए। उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो रिसर्च करने का कल्चर है उसमें कई सारी खामियां हैं, जिसमें हम रियल रिसर्च और जो टाइम पास रिसर्च है उसको हम नहीं समझ रहे हैं। तो सरकार भी असली इन्फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने कई सारे ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बनाए हैं जो यहाँ पे रिसर्च करते हैं। एक जम्मू कश्मीर में है, एक उत्तराखंड में है, और भी 3-4 हैं। और 3-4 इंडिया की कंपनियां भी हैं जिसमें रतन टाटा ने भी इन्वेस्ट किया है, जो भांग के ऊपर काम कर रही हैं। तो बहुत छोटे छोटे लेवल पे, बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में सरकार उसके बारे में सोच रही है। उत्तराखंड में लीगल किया भी है, लेकिन कुछ इस तरीके से लीगल किया है कि हम स्टैम्प को लीगल कर देंगे और फूल और उसके जो बाकी जो हिस्से हैं उनको इलीगल कर देंगे। तो फूल नहीं आएगा तो बीज नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा तो दोबारा आप उगाएंगे नहीं। तो अल्टीमेटली ये इस तरीके से काम किया जा रहा है जैसे किसी एक ब्यूरोक्रेट ने, जो खेत में कभी गया नहीं है, वो डिसीजन ले रहा है कि इसको बैन करना है कि ओपन रखना है ना। तो इसमें इन डेप्थ रिसर्च का ज़रूरत है, और मुझे लग रहा है कि इंडिया इससे ज़्यादा नहीं तो अरबों डॉलर कमा सकता है, खासकर कपड़े के मामले में। कपड़ा का जो इंडस्ट्री है इंडिया का सबसे अच्छा इंडस्ट्री है। तो मैं भी जो टेक्सटाइल इंजीनियर रहा हूँ पहले, तो मैंने उस इंडस्ट्री में काम किया। तो दुनिया की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है, अरबों डॉलर का कारोबार सालाना का हो सकता है। फिर लकड़ी काट के जो हम चीज़ें बनाते हैं उसको हम टोटली रिप्लेस कर सकते हैं। अमेरिका में जितनी लकड़ियाँ कटती हैं उसमें 18% लकड़ियाँ केवल टिश्यू पेपर बनाने के लिए कट रही हैं। अभी इंडिया में भी टिश्यू पेपर का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो पेड़ 15 साल में बढ़ रहा है, आप उसको एक दिन में काट के टिश्यू पेपर बना लेते हैं, या पेपर बना लेते हैं, कागज़ बना लेते हैं। लेकिन ये हेम्प तो ऐसी चीज़ है जो हर 4 महीने में उग के तैयार हो जाएगी। और 1 एकड़ के पेड़ से जितनी लकड़ियाँ बन रही है उससे तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट डेटा ध्यान नहीं है, कैलकुलेशन मैंने कहीं पे किया हुआ है कि 40 गुना के करीब ये आपको कागज़ दे सकता है। तो आप 15 साल का पेड़ काटना पसंद करेंगे या फिर 4 महीने की फसल काटना पसंद करेंगे कागज़ बनाने के लिए। उसके बाद में हेम्पक्रीट इसका सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, जो मतलब आखिरी कचरा बच जाता है उसकी आप ईंटें बना के घर बना सकते हैं, जो फायर प्रूफ होंगे, जो इन्वायरमेंट में गर्मी सर्दी के इफ़ेक्ट को कम करते हैं, और उनके दिमक नहीं लगेगा उसमें। उसके अलावा उसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं। उसको बनाना आसान है, उसमें जो नेचुरल मटेरियल है वही लगना है, और उसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको पहाड़ नहीं तोड़ने पड़ेंगे। जैसे कोई भी हम घर बनाते हैं वो कंक्रीट का बनाते हैं, उस कंक्रीट को बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, सीमेंट को बनाने के लिए आपको बहुत सारा बिजली चाहिए, पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, और आप इन्वायरमेंट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सरकार हमारी बोल रही है कि हम किसानों की इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अगर इसको लीगल कर दिया तो किसानों की इनकम 5 से 10 गुना तक बढ़ सकती है।
तो इनकम बढ़ाना किसानों के लिए सबसे आसान ये हेम्पक्रीट और इसके बाकी प्रोडक्ट बनाने से हो जाएगा। तो इसके अनलिमिटेड फ़ायदे हैं और नुकसान केवल एक ही है। जैसे चाकू का नुकसान है कि अगर आप चाकू को पकड़ने वाले के हाथ में ऐसे देते हैं जो टेररिस्ट है या कोई गुंडा है, तो वो उस चाकू को मारने के लिए इस्तेमाल करेगा। बाकी हर घर में चाकू है, हर कोई इस्तेमाल करता है, उसको पता है कि इसका क्या करना है। तो आपको एजुकेट करने की ज़रूरत है, न कि टेरराइज़ करने की ज़रूरत है।